Hello students, how are you? Good morning. Our chapter first is to be going on. हमारा पहला चैप्टर चल रहा है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। फूड एंड ह्यूमन हेल्थ में आपने मालन्यूट्रिशन के बारे में देख लिया, प्रोटीन मालन्यूट्रिशन, विटामिन मालन्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशंस, और इसके अलावा आपने देखा था कि व्हाट इज़ द क्वालिटीज़ ऑफ द पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर के अंदर क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं और कैसा वाटर हमको ड्रिंक करना चाहिए। तो उस वाटर के बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा आपको बताया था कि कितने अमाउंट में वाटर को आपको पर डे ड्रिंक करना चाहिए। आपको पर डे 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे और आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, वो ठीक प्रकार से चल सकें। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि एडिक्वेट अमाउंट में अगर आप वाटर को इनटेक करते हो, वाटर को ड्रिंक करते हो, तो उस वाटर से आपकी बॉडी को क्या प्रॉफिट्स होने वाले हैं। तो व्हाट इज़ द प्रॉफिट्स टू ड्रिंक एडिक्वेट वाटर, ये टॉपिक हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें देखते हैं कि अगर आप एक इनफ अमाउंट में पानी को पीते हो, तो इनफ अमाउंट में वाटर ड्रिंक करने से आपको जो फ़ायदे होने वाले हैं वो क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपकी बॉडी बिल्कुल हाइड्रेट रहती है, आप हेल्दी रहते हो और आप एनर्जिक रहते हो। अगर इनफ अमाउंट में आपने वाटर को ड्रिंक किया है तो एनर्जिक रहेंगे, बॉडी हमारी हेल्दी रहेगी और हमारे डाइजेशन सिस्टम और ये सारी चीज़ें ठीक प्रकार से चलती रहेंगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वाटर के अंदर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर आप इनफ अमाउंट में वाटर को पीते हो तो आपको एलर्जी जैसी कोई भी डिजीज नहीं होने वाली है। आपको अस्थमा नहीं होने वाला, स्किन में जो एलर्जी होती है वो नहीं होने वाली, और सर्दी जुकाम जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपको नहीं होने वाली होती हैं। ठीक है ना। अगर आप एडिक्वेट अमाउंट में वाटर को ड्रिंक करते हो तो आपकी बॉडी जो है उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो ठीक प्रकार से काम करती हैं और आप जल्दी से बीमार नहीं हो सकते। अगर आप एडिक्वेट अमाउंट में वाटर को इनटेक करते हो तो आपको कैलकुलस जैसी प्रॉब्लम, यानी कि आपके जो स्टोन वगैरह बन जाती है ना किडनी में, यूरेटर्स के अंदर, तो ये स्टोन्स की यानी कि कैलकुलस की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ें हम आज यहाँ पर नोट करने वाले हैं कि एडिक्वेट अमाउंट में जो वाटर को ड्रिंक करते हैं तो उसके क्या क्या प्रॉफिट्स अपनी बॉडी को मिलते हैं। इस चीज़ की यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम नोट करते हैं, नोट करना स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट्स टू ड्रिंक वाटर इन एडिक्वेट अमाउंट। एडिक्वेट अमाउंट में वाटर को पीने से क्या क्या प्रॉफिट्स हो सकते हैं। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी मेक द बॉडी हेल्दी एंड एनर्जिक। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर मेक्स द बॉडी हेल्दी, एनर्जिक, आपको हेल्दी बनाता है, एनर्जिक बनाए रखता है, एंड द बॉडी डज नॉट फील टायर्ड, एंड द body does not feel
टायर्ड, यानी कि आप कभी भी थका हुआ महसूस नहीं करोगे। आप थका हुआ महसूस नहीं कर सकते जब आप एक उचित मात्रा में पानी को पीते हो। दूसरा इसका जो प्रॉफिट हो सकता है वो क्या हो सकता है, आपका जो वाटर होता है ये मेंटेन करता है किसको, फाइबर्स को, बॉडी के को, जो आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। नेक्स्ट लिखते हैं, वाटर मेंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फाइबर इन द बॉडी, adequate amount of fiber in the body। आपके बॉडी के अंदर जो पानी होता है वो फाइबर्स की जो अमाउंट होती है उसको निश्चित बनाए रखता है, और इस फाइबर्स को बनाए रखने से क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है। दैट इम्प्रूव्स आवर इम्यूनिटी, दैट इम्प्रूव्स आवर इम्यूनिटी पावर। ये आपकी इम्यूनिटी पावर को बनाए रखता है, जो आपको अनेकों बीमारियों से बचाने का काम करती है। अगर आप एडिक्वेट अमाउंट में पानी पीते हो तो आपकी बॉडी के ऊपर जो अननेसेसरी फैट जमा हुई है वो नहीं हो पाएगी। तो थर्ड लिखेंगे, अननेसेसरी फैट डोंट गेट डिपॉजिटेड, फैट डोंट गेट डिपॉजिटेड। अनावश्यक फैट जमा नहीं होगी, कहाँ पर, इन दी बॉडी, इन दी बॉडी। If evident water is drunk, अगर उचित मात्रा में पानी पिया गया है तो अननेसेसरी जो फैट आपकी बॉडी के ऊपर जमा होकर आपकी ओबेसिटी को इंक्रीज करती है, यानी कि आपका मोटापा बढ़ाती है, वो नहीं जमा हो पाएगी। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि अगर आप सफिशिएंट अमाउंट में पानी को पीते हो तो डिफरेंट टाइप की जो एलर्जी हैं वो आपकी बॉडी में नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट लिखेंगे, सफिशिएंट इनटेक ऑफ वाटर, सफिशिएंट इनटेक ऑफ वाटर get reduces the chances of any reduces the chances of any kind of एलर्जी, किसी भी प्रकार की एलर्जी को वो कम करने में आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और डिफरेंट टाइप के जो इन्फेक्शंस होते हैं, डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस जो होते हैं वो नहीं हो सकते। एंड लाइक इन्फेक्शंस टू लंग्स, अस्थमा और इंटेस्टाइनल ड्रेनेज also do not occurs। and infections to lungs, asthma, to lungs,
अस्थमा एंड इंटेस्टाइनल डाइजेशन डू नॉट अकर। ये नहीं हो सकते। ये जो डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस हैं वो भी आपकी बॉडी के अंदर नहीं हो सकते। यहाँ पर एक और वर्ड लगा सकते हैं एल्सो, एल्सो डू नॉट अकर्स, ये भी नहीं हो सकते। और फिफ्थ जो प्रॉफिट होने वाली है आपको वो क्या होती है, रेगुलरली ड्रिंकिंग ए लॉट ऑफ वाटर एल्सो अवॉइड द डेंजर ऑफ कैलकुलस। रेगुलरली ड्रिंकिंग, रेगुलरली ड्रिंकिंग a lot of water, a lot of water avoids the danger of calculus, avoids the danger of calculus। ये जो कैलकुलस है ना, ये क्या है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, स्टोन, जिसको मैंने बोला था ना आपको, स्टोन, किडनी का स्टोन, यूरेटर्स का स्टोन, या आपके उसका गॉल ब्लैडर में हो जाता है। तो ये सारी स्टोन्स की जो प्रॉब्लम है ये नहीं होंगी अगर आप लगातार रूप से पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहोगे, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती। और क्या हो सकता है, ड्रिंकिंग adequate amount of water protect us from amount of water protect us from, किससे बचाता है, ये डिजीज से बचाता है। जैसे कौन कौन सी डिजीज, लाइक कॉमन कोल्ड, डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड। तो देखो, एडिक्वेट अमाउंट में वाटर को ड्रिंक करने के लिए आपको क्या क्या प्रॉफिट्स हो सकते हैं। अब प्रॉफिट्स देख सकते हैं हम, या पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के हमारे बॉडी को क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। प्रॉफिट्स की जगह हम लिख सकते हैं एडवांटेजेज। यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ और मैं, एडवांटेजेज टू ड्रिंक वाटर इन एडिक्वेट अमाउंट। आप प्रॉफिट्स लिख सकते हो या एडवांटेजेस लिख सकते हो, इस तरह से क्वेश्चन आता है। राइट द एडवांटेजेस टू ड्रिंक वाटर इन एडिक्वेट अमाउंट। तो आपको बताना है कि एडिक्वेट अमाउंट में पानी को पीने से आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी, एनर्जिक बनी रहती है, और क्या रहता है, वो कभी भी थका हुआ महसूस नहीं करती है। डज नॉट फील टायर्ड, थका हुआ महसूस नहीं करते हैं। पानी जो होता है, मेंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फाइबर, पानी जो होता है वो आपकी फाइबर्स की मात्रा को निश्चित बनाए रखता है इन द बॉडी, शरीर में। दैट इम्प्रूव्स आवर इम्यूनिटी पावर, जो हमारी इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करते हैं। अननेसेसरी फैट डू नॉट गेट डिपोजिटेड, अनचाही जो वसा होती है वो जमा नहीं हो पाती है इन द बॉडी, शरीर के अंदर। इफ़ एविडेंट वाटर इज ड्रंक, अगर पर्याप्त मात्रा में पानी पिया गया है तो। नेक्स्ट देखते हैं, सफिशिएंट इनटेक ऑफ वाटर रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ एनी काइंड ऑफ एलर्जी। अगर सफिशिएंट अमाउंट में वाटर को ड्रिंक किया गया है तो वो रिड्यूस करता है, वो घटा देता है चांसेस को, किसके को, आपके शरीर में होने वाली कोई भी एलर्जी है उसके चांस को वो क्या कर देता है,
कम कर देता है। एंड इन्फेक्शंस टू लंग्स, और फेफड़ों का इन्फेक्शन, अस्थमा और इंटेस्टाइनल डाइजेशन एल्सो डू नॉट अकर्स, और आपके आंतों के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं हो सकता, अस्थमा का इन्फेक्शन नहीं हो सकता, लंग्स का इन्फेक्शन नहीं हो सकता। ये सिर्फ पानी पीने से होने वाले लाभ हैं। रेगुलरली ड्रिंकिंग ए लॉट ऑफ वाटर अवॉइड्स द डेंजर ऑफ कैलकुलस, अगर आप लगातार रूप से पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहते हो तो पथरी जैसी समस्या से आपको छुटकारा मिल जाता है। ड्रिंकिंग एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड, अगर आप लगातार रूप से पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हो तो आपको सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी परेशानी है, सर्दी जुकाम जैसी परेशानी है, उनसे आपको छुटकारा मिल जाता है। तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के ये इतने सारे लाभ आपकी बॉडी को होते हैं। तो हमको यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि हमको पानी जो पी रहे हैं उससे हमारे शरीर को कोई लाभ है हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर हमारे बॉडी को कोई एडवांटेज हैं तो वो क्या क्या हो सकती हैं और वो कितनी हो रही हैं। तो आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान रखना है कि हमें पर डे 8 to 10 ग्लास वाटर को ड्रिंक करना है। और अगर आप एक्सरसाइज करने वाले होते हो या बॉडी लेवल अधिक करने वाले हो, जैसे मजदूर वगैरह होते हैं वो शरीर से शारीरिक परिश्रम अधिक करते हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और जो कम लेबर करते हैं या बिल्कुल लेबर नहीं करते हैं उनको मिनिमम 8 से 10 ग्लास पानी तो पीना ही है, तब जाकर आपकी बॉडी को उस पानी की पूर्ति होती है। ठीक है ना। तो इस स्थिति में आप पानी को पीने पर अपने शरीर को डिफरेंट डिजीज से फ्री कर सकते हो। तो आप इनको नोट कीजिए। इसके बाद बात करते हैं हम कि हमने जो वाटर है उसकी क्वालिटीज़ देख लें कि कैसा वाटर हमको पीना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद हमने ये देख लिया कि एडिक्वेट अमाउंट में वाटर को ड्रिंक करने के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर वाटर कॉन्टिमिनेटेड हो चुका है या पॉल्यूटेड हो चुका है तो वो आपकी बॉडी को क्या नुकसान कर सकता है। तो हम देखते हैं व्हाट इज़ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कॉन्टिमिनेटेड वाटर। कॉन्टिमिनेटेड पानी वाटर के क्या हमारे शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ते हैं, इस चीज़ को हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। आप इनको नोट कीजिए, मैं लिखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ कॉन्टिमिनेटेड और पॉल्यूटेड वाटर। इसको कॉन्टिमिनेटेड भी बोल सकते हैं और पॉल्यूटेड वाटर भी बोल सकते हो। ठीक है ना। तो अगर पॉल्यूटेड वाटर को आप ड्रिंक कर रहे हो तो वो आपकी बॉडी में क्या क्या नुकसान कर सकता है, ये चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न हो जाएंगी अगर आपका पीने का पानी है वो दूषित हो जाता है। तो हम लिखेंगे मैनी डिजीजेज ग्रिप्स अप्स, मैनी डिजीजेज ग्रिप्स अप, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी इफ़ द पोर्टेबल वाटर इज कॉन्टिमिनेटेड, इफ़ द पोर्टेबल वाटर इज कॉन्टेमिनेटेड। अगर पीने का पानी प्रदूषित हो गया तो बहुत सारी परेशानी हो जाएंगी, लाइक एज फॉलोस, जो निम्नलिखित हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है हम यहाँ पर देखते हैं। डिजीज आर कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर से बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी बीमारियाँ आपके शरीर में हो सकती हैं। तो लिखेंगे मैनी diseases are caused by the presence of
presence of pathogens या पैथोजेनिक लिख दो, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म which are present in contaminated water। जो प्रदूषित पानी होता है उसके अंदर बहुत सारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं और वो अनेकों बीमारियों का कारण हमारे शरीर में बन सकते हैं। नेक्स्ट जो परेशानी हो सकती है आपको वो क्या हो सकती है कि द मेन पैथोजेंस आर और द मेन पैथोजेंस आर, यानी कि कॉन्टिमिनेटेड वाटर के अंदर कौन कौन से पैथोजेंस प्रेजेंट हो सकते हैं। मेन पैथोजेंस आर वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वॉर्म्स, ये पैथोजेंस उस कॉन्टेमिनेटेड वाटर के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है ना। which are causes कॉलेरा, जिनके कारण आपको क्या हो सकता है, कॉलेरा हो सकता है, डायसेंट्री हो सकता है, यानी कि डायसेंट्री, कॉलेरा, डायसेंट्री और क्या हो सकता है, डायरिया। डायरिया और क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं आपको, डेंजरस डिजीज हो सकती हैं आपको, डेंजरस डिजीज हो सकती हैं। और ये जो डिजीज होती हैं, ये डिजीज किसी भी व्यक्ति को ईजी वे में अफेक्ट कर सकती हैं, एटसेट्रा। ये जो डिजीज हो सकती हैं ये किसी भी व्यक्ति को ईजी वे में क्या कर सकती हैं, इफेक्टिव कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे हम, कॉन्टिमिनेटेड वाटर कैन कॉज मैनी कम्युनिकेबल डिजीजेज। कॉन्टिमिनेटेड वाटर, कॉन्टिमिनेटेड वाटर कैन cause many communicable diseases, many communicable diseases। प्रदूषित पानी से बहुत सी संक्रमित बीमारियां हो सकती हैं। कौन कौन सी संक्रमित बीमारियां हो सकती हैं बताओ। लाइक हेपेटाइटिस, फ्लू, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दो प्रकार का होता है। और फ्लू हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। टाइफाइड हो सकता है आपको, जॉन्डिस हो सकता है
और अदर बीमारी भी हो सकती हैं। ये मेन जो डिजीज हैं वो यहाँ पर मैं नोट करता जा रहा हूँ। और आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, देखो हमको प्रॉब्लम हो सकती है ये जो कॉन्टिमिनेटेड वाटर होता है, इससे हमको और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कॉन्टिमिनेटेड वाटर के अंदर एक वॉर्म प्रेजेंट होता है और वो जो वॉर्म होता है वो ड्रैकोनकुलेसिस नामक डिजीज को उत्पन्न करता है। तो यहाँ लिखेंगे ए वॉर्म ड्रैकोनकुलस मेडिनेंसिस also present in contaminated water that cause of ड्रैकोनकुलिएसिस डिजीज। कॉन्टिमिनेटेड वाटर के अंदर एक वॉर्म प्रेजेंट होता है जिसका नाम है ड्रैकोनकुलस मेडिनेंसिस, और इसके कारण जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं ड्रैकोनकुलिएसिस। इसके कारण ये जो बीमारी होती है इसको क्या बोलते हैं, ड्रैकोनकुलिएसिस। और बहुत सारी जो कॉन्टिमिनेटेड वाटर के अंदर वेस्ट मटेरियल बहुत आ जाता है और वो वेस्ट मटेरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ आपकी बॉडी के अंदर इंटर कर देता है और बॉडी में डिफरेंट टाइप की एलर्जीज प्रेजेंट वो अकर्स हो जाती हैं। व्हेन पॉल्यूटेड वाटर enters in our body, then different types of allergies अकर्स। अनेक प्रकार की एलर्जी आपको हो सकती हैं। तो देखो पॉल्यूटेड वाटर यानी कि जो दूषित पानी होता है, उस दूषित पानी को पीने के आपकी बॉडी पर क्या बैड इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो बैड इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर, अगर हम गंदा पानी पीते हैं, अगर हमारे पास पोर्टेबल वाटर जो है वो अगर पॉल्यूटेड हो जाता है तो उसके कारण आपकी बॉडी में अनेक टाइप्स की डिजीज हो सकती हैं, क्योंकि पोर्टेबल वाटर के अंदर वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स आदि प्रेजेंट होते हैं। और ये सब के सब जब आप उस पानी को ड्रिंक करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं, जिससे डिफरेंट टाइप की डिजीज, एलर्जीज ये अकर्स होती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक डिजीज आ रही है, कौन सी, वॉर्म डिजीज। कौन सी डिजीज आ रही है बेटा यहाँ पर, वॉर्म डिजीज। वॉर्म डिजीज का नाम क्या है, ड्रैकोनकुलिएसिस। देखो ये वॉर्म डिजीज है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखनी है हमको। ड्रैकोनकुलिएसिस ये वाली जो वॉर्म डिजीज है, इसका जो पैथोजीन है, इसका कॉजेज एजेंट है, जिसको पैथोजीन्स है वो क्या है, ड्रैकोनकुलस मेडिनेंसिस। इसका नाम ध्यान रखना हमको, ड्रैकोनकुलस मेडिनेंसिस। तो ये जो वॉर्म डिजीज होती है, इस डिजीज के अंदर क्या होता है कि जो फीमेल जो वॉर्म होता है, फीमेल वॉर्म जो होती है वो
वाटर के अंदर अपने एग्स को लेज करती है, यानी कि फीमेल वर्म पानी के अंदर अपने अंडे छोड़ देती है और वो अंडे उस पानी के अंदर उपस्थित होते हैं और कोई भी व्यक्ति जब उस पानी को पीता है तो वो जो अंडे होते हैं वो उस व्यक्ति की बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं। जब ये बॉडी में इंटर कर जाते हैं तो वहाँ पर ये ऑटोट्रॉप्स की तरह, हेटेरोट्रॉप्स की तरह वर्क करते हैं और हेटेरोट्रॉप्स की तरह वर्क करते हैं तो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर पहुँचकर ये डायरेक्ट जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको इनटेक करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। उसको ग्रहण करने के बाद ये धीरे धीरे डेवलप होते हैं और जब ये कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं तो वहाँ से ये मूव करते हैं और मूव करके आपकी जो स्किन होती है बॉडी की कहीं भी स्किन के जस्ट नीचे चले जाते हैं और जब ये स्किन के जस्ट नीचे पहुँच जाते हैं तो आपकी स्किन पर जैसे यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर एक छोटी सी फुंसी उठती है और उस फुंसी से ये जो वर्म होता है ये वर्म अपने मुंह को बाहर निकालता है उस फुंसी से। जब उससे मुंह बाहर निकालता है तो हम उसको पकड़ कर नहीं खींच सकते, अगर हमने उसको पकड़ के खींचा तो वो टूट जाएगा बीच में से, क्योंकि इसकी जो लेंथ हो सकती है वो उसका अंदाज़ा नहीं हो सकता। इसकी लंबाई इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तो इसकी लंबाई का पता नहीं होता। अगर ये बीच में से ब्रेक हो गया तो आपकी स्किन के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए इसको आपकी बॉडी से रिमूव करने के लिए क्या करते हैं कि दो जो बांस होता है ना, बांस की ऐसी पट्टी सी लेते हैं और उससे ना उसके फेस को ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे पकड़कर उसमें इस तरह से एक लपेटा लगाएंगे तो उसकी पूरी बॉडी के अंदर टेंशन आ जाएगी, तनाव आ जाएगा, जिससे उसकी पूरी बॉडी जैसे एक लपेटा लगाया ना तो उसमें खिंचाव उत्पन्न हो जाएगा। खिंचाव के कारण वो अपना पूरा का पूरा शरीर कहाँ खींचेगा, आगे की तरफ, आगे की तरफ खींचेगा। तो ऐसे ही फिर दूसरे दिन एक और लपेट ले देंगे और इसी तरह से उसको लपेटते चले जाते हैं। तो धीरे धीरे करके 4 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में वो पूरा का पूरा जो वर्म होता है वो आपकी बॉडी से बाहर हो जाता है और फिर जिस स्थान से वो निकला होता है उस जगह को थोड़ा सा कट लगाकर उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। समझ में आ रही बात? ये वर्म का इस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये वर्म बहुत ही खतरनाक डिजीज़ थी अपने राजस्थान के लिए, क्योंकि अपने राजस्थान में क्या होता है कि यहाँ पर पानी की कमी होती है और हमारे जो पश्चिमी राजस्थान है, रेगिस्तान जहाँ पर है, डेजर्ट एरिया में क्या होता है कि जो बारिश का पानी होता है उसको स्टोर किया जाता है ओपन एटमॉस्फेयर में। अब ओपन एटमॉस्फेयर में जब उसको स्टोर किया जाएगा तो वो कॉन्टिमिनेटेड तो होना ही है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी गंदगियाँ मिल जाती हैं और जर्म्स मिल जाते हैं, तो वहाँ पर ये वर्म उत्पन्न हो जाते हैं। तो राजस्थान में ये सब बहुत ही खतरनाक परेशानी होती थी। तो हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम जिस पानी को यूज़ करें, मोस्टली ये जो प्रॉब्लम्स होनी है ये प्रॉब्लम्स होती हैं बारिश वाले दिनों के अंदर, बरसात वाले दिनों में ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा उत्पन्न होती हैं। तो बरसात वाले दिनों में हमको पानी को या तो छानकर या उबालकर पीना चाहिए, तो वो जो कॉन्टिमिनेटेड वाटर होता है वो पूरी तरह से प्योरीफाइकेशन उसका हो जाता है। ठीक है, तो हमारे शरीर पर प्रदूषित पानी के क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं ये आपने यहाँ पर देखे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि और हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको नुकसानदायक होती है। जैसे हम बात करें ओबेसिटी की, तो ओबेसिटी के बारे में बात करते हैं। आप इनको फटाफट से नोट कीजिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं ओबेसिटी की। व्हाट इज़ द ओबेसिटी? ओबेसिटी क्या होती है? ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। व्यक्ति के अंदर मोटापा जो होता है वो किस तरह से होता है और हम किस व्यक्ति को कह सकते हैं कि वो मोटापा का शिकार हो रहा है। तो देखो, मोटापा जो होता है वो क्या होता है कि जब आपके बॉडी के ऊपर जो फैट होती है वो अननेसेसरी फैट जब आपकी बॉडी के अंदर जमा होती चली जाती है तो आपका जो वेट होता है, बॉडी वेट, वो इंक्रीज़ हो जाता है। बॉडी वेट हमारा क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो एक्सेसिव बॉडी फैट जब एक्यूमुलेट हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर तो आपका वेट तो इंक्रीज़ होना ही है और उससे क्या होती है कि हमारी जो संभावित एज होती है, जो हमारी संभावित एज होती है वो रिड्यूस हो जाती है। यानी कि अतिरिक्त वसा, अतिरिक्त फैट जब आपकी बॉडी में जमा होती चली जाती है
और हमारा शरीर का भार बढ़ जाता है, तो उस स्थिति को हम बोलते हैं मोटापा। और इस मोटापे के कारण हमारी जो संभावित एज होती है वो रिड्यूस हो जाती है। और कैसे पता लगे कि कोई व्यक्ति मोटापा का शिकार है क्या नहीं है, उसके लिए यहाँ पर एक स्केल डेवलप हुआ है जिसको बोलते हैं BMI। BMI की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बॉडी मास इंडेक्स। और बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI के थ्रू हम कैसे पता लगा सकते हैं कि दैट पर्सन इज अफेक्टेड बाय ओबेसिटी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपकी हाइट होती है और आपका जो वेट होता है, बॉडी वेट और आपकी बॉडी की जो हाइट होती है, उसका हम एक रेशो निकालते हैं। रेशो कैसे निकालते हैं कि आपका जो वेट है उसमें आपकी हाइट पे स्क्वायर का डिवाइड करते हैं। जैसे हमारा 100 kg वेट हो गया और हाइट हमारी 2 मीटर, 2 मीटर, तो हम 2 मीटर का 4 कर दें, यानी स्क्वायर कर दें तो 4 मीटर हो गया। और 4 का हम डिवाइड कर दें 100 में तो 20 kg पर मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। तो BMI के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन का जो बॉडी मास इंडेक्स है वो आता है 25 kg पर मीटर स्क्वायर, तो ये उसके ओबेसिटी की फॉर्मर स्टेज होती है। क्या होती है? ओबेसिटी की फॉर्मर स्टेज। और अगर ये रेशो आ जाता है 30 kg पर मीटर स्क्वायर या इससे अधिक या मोर, तो ये उसका क्या कंडीशन आ जाएगी? ये उसकी है मोटापा की कंडीशन। अब मोटापा होने का जो मेन रीजन होता है वो क्या होता है? मोटापे का जो मुख्य कारण होता है वो ये होता है कि आपने जितनी एनर्जी ली है, यानी कि भोजन के रूप में आप जितनी कैलोरीज को ग्रहण कर रहे हो, आप उस कैलोरीज को खर्च नहीं करते हो। यानी कि आप अपनी बॉडी से एक्सरसाइज नहीं करते हो या बॉडी लेबर नहीं करते हो, तो फिर जो वो एक्सेसिव अमाउंट की जो एनर्जी होती है वो फैट की फॉर्म में आपकी स्किन के नीचे जमा होती चली जाती है और आपकी बॉडी के वेट को बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। तो ये कंडीशन क्या होती है? ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी के कारण डिफरेंट टाइप की डिजीजेस आपकी बॉडी के अंदर अकर्स होती हैं, जैसे घुटनों का दर्द, जॉइंट्स पेन, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर्स, ये सारी प्रॉब्लम आपको घर बैठे ही ऑटोमेटिकली आ जाती हैं अगर आप मोटापे के शिकार होते हो तो, ठीक है ना। तो देखते हैं, हम बात करते हैं क्या तो ओबेसिटी होती है, क्या इसका रीजन होता है, कैसे हम ओबेसिटी को निकाल सकते हैं और इसके द्वारा इसके कारण हमको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो नोट करेंगे, ओबेसिटी इज दैट कंडीशन, obesity is that condition, obesity is that condition when excessive body fat, when excessive body fat get accumulate, excessive body fat get accumulate, gets accumulated in the body, accumulated in the body। जब आपके शरीर के ऊपर अतिरिक्त वसा जमा होने लग जाती है तो वो क्या कंडीशन आ जाती है? ओबेसिटी की। टू द एक्सटेंट दैट इज स्टार्ट टू हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन द हेल्थ, टू द एक्सटेंट that it starts to have harmful effect, it starts to have harmful effect,
फुल इफेक्ट ऑन द बॉडी, जब उसके दुष्प्रभाव आपके शरीर के ऊपर पड़ने लगते हैं, या ऑन द हेल्थ, स्वास्थ्य पर, यानी कि आपके स्वास्थ्य पर उसके दुष्प्रभाव पड़ने लगते हैं, तो वही क्या कहलाता है? मोटापा कहलाता है। कि मोटापा जो होते हैं वो कैसी स्थिति होती है? जब आपके शरीर के ऊपर अतिरिक्त मात्रा में वसा जमा होने लगती है, जिसके दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं? ओबेसिटी बोलते हैं। और ये जो आपकी पोटेंशियल एज होती है उसको घटा देती है। कौन? ओबेसिटी। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं हम, दिस कुड reduces the potential age, आपकी जो संभावित उम्र होती है, उस संभावित उम्र को कम करने का काम मोटापा करता है। अब देखो, मोटापे को नापने के लिए मैंने हवाले एक यूनिट बताई थी आपको। क्या थी यूनिट? BMI। यूनिट का नेम क्या था? BMI। और ये BMI क्या होता है? ये रेशो होता है ह्यूमन वेट और हाइट का। तो यहाँ पे नोट करते हैं, BMI फुल फॉर्म लिख दूं, बॉडी मास इंडेक्स इज द रेशो ऑफ ह्यूमन वेट एंड हाइट। ह्यूमन वेट एंड हाइट। वेट और हाइट का क्या होता है? ये BMI क्या होता है? एक स्केल होता है, एक वो होता है रेशो। तो अगर BMI कितने कितने के बीच में है? इफ BMI इज बिटवीन ऑफ, if BMI is between of 25 to 30 kg पर मीटर स्क्वायर, तो ये कंडीशन क्या है बताओ? ये कंडीशन क्या है? फॉर्मर स्टेज होती है किसकी? इट इज प्री ओबेसिटी स्टेज। तो ये क्या है? प्री ओबेसिटी स्टेज। इट इज प्री ओबेसिटी स्टेज। तो ये मोटापा के पूर्व की स्थिति है। यानी कि आप अगर इस स्केल पर आ जाते हो, 25 से 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आ जाते हो, तो ये समझ लो कि आप अब यहाँ से आगे मोटापा आपके शरीर पर हावी होने वाला है। और अगर BMI इज़ ओवर, इफ़ द BMI इज़ ओवर 30 kg एंड इफ BMI इज़ ओवर 30 kg पर मीटर स्क्वायर, अगर BMI की वैल्यू चली जाती है 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से ऊपर, देन तो ये क्या हो जाएगी? देन इट इज ओबेसिटी। तो इसको ही क्या बोलोगे आप? मोटापा। इसी को हम क्या बोलेंगे? मोटापा बोलेंगे। ठीक है ना? अब देखो, इस मोटापे का जो मेन रीजन है, द मेन रीजन फॉर ओबेसिटी क्या है? इसका जो मेन रीजन है ओबेसिटी का, वो क्या है? इम्बैलेंस बिटवीन इनटेक ऑफ एनर्जी एंड इट्स यूज। ये ओबेसिटी और जो वेट होता है, ये कब बढ़ता है? कब बढ़ता है? जब आप जो एनर्जी ले रहे हो और उसको खर्च कर रहे हो, उसका जो रेशो है वो इम्बैलेंस हो जाए, तो आप मोटापे के शिकार हो जाते हो। द रीजन फॉर ओबेसिटी, तो लिख सकते हैं द रीजन
फॉर ओबेसिटी, ओबेसिटी का कारण, ओबेसिटी एंड वेट गेन इज ड्यू टू इम्बैलेंस, एंड वेट गेन ड्यू टू imbalance between intake of energy and its use। आप लोग देखो, ओबेसिटी इज दैट कंडीशन व्हेन एक्सेसिव बॉडी फैट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी टू द एक्सटेंट दैट इट स्टार्ट्स टू हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन द हेल्थ। ओबेसिटी वह स्थिति होती है जब आपके शरीर पर अतिरिक्त वसा जमा हो जाती है जिसका दुष्प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ने लगता है। दिस कुड रिड्यूसेस, इसके कारण घट जाती है द पोटेंशियल एज, आपकी जो संभावित उम्र होती है। BMI फुल फॉर्म बॉडी मास इंडेक्स इज द रेशो ऑफ, देखो ये BMI एक स्केल है जिसके द्वारा आप ओबेसिटी का पता लगाते हो। तो BMI क्या है? इज द रेशो ऑफ ह्यूमन वेट एंड हाइट। BMI क्या होता है? व्यक्ति की जो वेट होता है और जो उसकी हाइट होती है उसका रेशो होता है। अगर इस BMI की वैल्यू आती है 25 से 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के बीच में, तो ये आपके मोटापे की पूर्व की स्थिति है, यानी कि आप यहाँ से आगे वजन बढ़ाते हो तो मोटे होने स्टार्ट हो जाओगे। और अगर BMI की वैल्यू आती है 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक, तो आप मोटापे के शिकार हो चुके हो। मोटापे का रीजन क्या है? द रीजन फॉर ओबेसिटी एंड वेट गेन ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन इनटेक ऑफ एनर्जी एंड इट्स यूज। मोटापा और वजन बढ़ने का जो प्रमुख कारण होता है कि आपने जितनी एनर्जी ली है और उसका जो खर्च कर रहे हो, दोनों के बीच इम्बैलेंस होना। यानी कि आपने अगर माना 100 किलो कैलोरी एनर्जी आपकी बॉडी के लिए ली है और आप उसमें से 20-30 खर्च कर पा रहे हो, तो जो रिमेन्स एनर्जी है वो आपकी बॉडी के अंदर फैट के रूप में एक्यूमुलेट होती रहेगी, जो आपकी ओबेसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो ये उसका रीजन हो गया ओबेसिटी का, और ओबेसिटी की डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया आपको मैंने। ठीक है ना। अब देखो, ओबेसिटी के कारण आप घर बैठे बैठे अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हो। अब कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं बताओ? देखो, ओबेसिटी इज एसोसिएटेड विद मैनी डिजीजेज। ओबेसिटी इज associated with many diseases like कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? बीमारियां मैंने आपको बताई थी, हार्ट की, डायबिटीज़ की, हार्ट, ब्लड प्रेशर, बीपी जिसको बोलते हैं, और शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। शुगर का मतलब डायबिटीज। क्या हो सकती है? क्या प्रॉब्लम हो सकती है? डायबिटीज। समझ में आ रही है? शुगर को क्या बोल सकते हैं हम? डायबिटीज। और दूसरी क्या हो सकती है? स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया क्या होती है? सोते समय खर्राटे लेना। सोते समय जो खर्राटे लेते हो उसको बोलते हैं स्लीप एपनिया। ठीक है ना। और इसके अलावा
टाइप्स ऑफ कैंसर, कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। और आपकी हड्डियों के अंदर या जॉइंट्स पेन होता है, उस डिजीज को बोलते हैं हम ऑस्टियोआर्थराइटिस, 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 ये प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ठीक है ना। ऑस्टियोआर्थराइटिस, और ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, इसके कारण आपके जो जॉइंट्स होते हैं ना, बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं या आपके जो घुटने हैं, जैसे उठने बैठने में तकलीफ़ होना, कमर में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, जितने भी जॉइंट हैं उसके अंदर कट कट की सी आवाज़ आना, और थोड़ी सी दूर पैदल चलने पर आपकी सांस का फूल जाना, या फिर बहुत तेज़ पसीने आना, ये सारी की सारी जो परेशानियां हैं वो ओबेसिटी के कारण होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ओबेसिटी को पढ़ चुके हो, ओबेसिटी क्या होती है, ओबेसिटी किसके कारण होती है, ओबेसिटी को आप किससे पता लगा सकते हो, BMI क्या होता है। इसमें से अगर बीच में से पुटअप कर लिया कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ BMI, तो BMI की फुल फॉर्म क्या है, बॉडी मास इंडेक्स। डिफाइन द BMI, हाउ इट यूजेस, तो BMI की डेफिनेशन क्या दोगे, BMI इज द रेशो ऑफ ह्यूमन वेट एंड हाइट। BMI जो होती है वो मनुष्य की हाइट और वेट का रेशो होती है, और इसके द्वारा इसका यूज क्या है, इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं ओबेसिटी का। कैसे पता लगेगा कि अगर BMI की वैल्यू 25 से 30 किलोग्राम के बीच में, तो ये प्री स्टेज है ओबेसिटी की, और अगर इसकी वैल्यू आती है आपके पास मोर देन 30 kg पर मीटर स्क्वायर, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ओबेसिटी। तो ये तो आपको किस में लिखना है, BMI में। अगर आपके लिए क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ BMI, उसके लिए आपको कहाँ से लिखना है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ओबेसिटी तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपको BMI में लिखना है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और ये वाला जो क्वेश्चन होता है ये पूरा होता है 3 नंबर का, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ओबेसिटी के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। और आपके सामने ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ओबेसिटी के कारण कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं, तो आप लोग ये डिजीज उसके अंदर नोट कर सकते हो। रीजन आपको बता दिया, रीजन क्या है कि जितनी एनर्जी आप ले रहे हो उसको खर्च नहीं कर रहे हो, ये इसका मुख्य रीजन होता है। और ओबेसिटी का रीजन हम क्या मान सकते हैं कि आपकी जो इम्बैलेंस्ड जो लाइफ साइकिल होती है, यानी कि दिनचर्या आपकी ठीक नहीं है, आप जंक फूड का इस्तेमाल करते हो, तली हुई चीज़ें खाते हो, खाने पीने का कोई टाइम टेबल नहीं होता, आप एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते हो, तो ये भी सारे के सारे रीजन किसके होते हैं, ओबेसिटी के। कई बार क्या होता है कि थायराइडिज्म की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं ना थायराइड की प्रॉब्लम। तो थायराइड की वजह से भी वजन बढ़ जाता है। तो थायराइड क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, वो आपकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। और जब आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ कंट्रोल नहीं होती हैं, तो आपका जो डाइजेशन वगैरह डाइजेशन के बाद जो एनर्जी बनती है, वो एनर्जी आपकी सेल्स के काम में आनी चाहिए, वो एनर्जी सेल्स काम में नहीं ले पाती हैं, और वो फैट के रूप में आपकी बॉडी के अंदर जमा होती चली जाती है, जिसके कारण आप फैटी यानी कि ओबेसिटी का शिकार हो जाते हो, आप मोटे हो जाते हो, ठीक है ना। तो आपने देखा था इस वीडियो में, आपने ओबेसिटी को देखा। ओबेसिटी के अलावा आपने देखा कि कॉन्टेमिनेटेड वाटर के क्या आपके ऊपर बैड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा कि जो पोर्टेबल वाटर होता है वो आपकी बॉडी को क्या एडवांटेजेस दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस लेसन में यानी कि इस सेशन में पढ़ी हैं, इस लेक्चर में आपने देखी हैं। आप सभी इनको नोट कीजिए, और इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में जो हार्ट होता है, वो हार्ट आपके पूरी बॉडी के लिए रक्त को पंप करता है, ब्लड को पंप करता है। तो आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए, क्या ब्लड प्रेशर होता है,
किस किस तरह का ब्लड प्रेशर आपकी बॉडी के अंदर हो सकता है और उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपने जो ये 3 चीज़ें हैं जो पढ़ी हैं, 3 क्वेश्चन जो आपने कंप्लीट किए हैं, इनको आप नोट करिए ठीक से। ओके, टिल देन गुड बाय।